हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम विद्युत धारा के बारे में स्टडी करेंगे। और विद्युत धारा में स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा जो आसपास का सब्सटेंस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और इसके आधार पर किया जाता है कि कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, यानी चार्ज को जाने देता, और कौन सा सब्सटेंस चार्ज को नहीं जाने देता। इस आधार पर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। हालांकि एक कैटेगरी और होती है जिसको यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। आज हम लोग केवल दो ही कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आज हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसकी यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है सब्सटेंसेस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंडक्ट और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन कंडक्ट करता है और कौन नहीं कंडक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि वो पदार्थ या वो मटेरियल जिससे होकर के चार्ज इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे है दो कैटेगरी होती है कंडक्टर्स। सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्ज कैन इजिली पास, सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन इजिली पास आर नोन एज कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या आते हैं? मेटल्स, जितने भी टाइप्स के मेटल होते हैं सब कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, या एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, और आयनाइज्ड गैसें, आयनिक गैसें, और साल्ट का जली सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। आपका पेंसिल जो क्या ग्रेफाइट होता है वो भी एक तरह से कंडक्टर्स होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर वो ब्लैक लीड आती है वो ग्रेफाइट होती है, वो भी कंडक्टर होती हैं। आयनाइज्ड गैसें और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है साल्ट का सॉल्यूशन। ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इनसे होकर के चार्ज इजिली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो एक तरह से जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स होते हैं, तो उसमें जो चार्ज जो होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, तो जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और जो हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, तो इसमें कैटायन और एनायन होते हैं, मतलब धनायन होता है और ऋणायन, दोनों को द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। ठीक है ना, जैसे साल्ट का सोल्यूशन, जैसे नमक होता है NaCl, इसका जली विलयन लेंगे तो इसमें एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, यानी एक ऋणायन एक धनायन। तो ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से आयनाइज्ड गैस में भी क्या होता है? दोनों होते हैं, धनायन भी होता है, कैटायन एनायन भी होते हैं, यानी पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन्स भी होते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। और सॉलिड कंडक्टर्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जिससे चार्ज पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, जिसमें इजीली मूव नहीं कर सकते चार्ज। तो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस कैन नॉट पास are called insulators. Substances through which charges cannot pass are called insulators. जैसे ग्लास, प्लास्टिक्स, प्योर वाटर, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध वाटर कहते हैं, और जितनी गैसेस हैं, सूखी लकड़ी है, ठीक है ना, पेपर है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ईंट पत्थर है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? इंसुलेटर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ठीक है ना,
और इंसुलेटर्स को हम और किस नाम से जानते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो उसको एक नाम और हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स, या नाम होता है इंसुलेटर्स। देखिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का अपना यूज भी होता है। कंडक्टर्स का कहीं यूज होता है और कहीं इंसुलेटर का यूज होता है। तो दोनों का यूज अपना अपने अपने स्थान पर दोनों का यूज होता है। जैसे हमें घरों में अगर बिजली को कंडक्ट कराना है तो वायर्स जो हम लिए जाते हैं वो कंडक्टर्स के बने होते हैं, जैसे कॉपर होता है, आयरन, एल्युमिनियम के होते हैं। तो वहाँ पे कंडक्टर यूजफुल होता है, और जितने भी भोजन पकाने वाले बर्तन होते हैं सब कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। और वहीं पे इंसुलेटर का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि बिजली से हमें करंट से झटका ना लगे तो जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, उनके ऊपर एक कवर होता है प्लास्टिक का, वो इंसुलेटर का काम करता है। जैसे हम तार को हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। एक नंगा तार होता है जिससे बिजली मारने का, करंट लगने का खतरा होता है, तो उस पर जो कवर्स होते हैं प्लास्टिक के इसलिए चढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, उससे चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है ना। तो इस तरह से इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का अपना अपना अपने स्थान पर क्या बहुत सारे यूज हैं इसके। ठीक है ना। कहीं पे इंसुलेटर का यूज है, कहीं पे कंडक्टर्स का यूज है। अब देख रहे हैं कि जो बर्तन होते हैं उसके जो हैंडल होते हैं, या तावा का या कढ़ाई का, उस पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है। आप केतली के ऊपर देखें प्लास्टिक का कवर होता है, क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, इससे हीट या करंट फ्लो आसानी से नहीं होती है। ठीक है ना। और इंसुलेटर्स को अगर हमें चार्ज करना है तो हम आसानी से बाई फ्रिक्शन इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे उदाहरण लिया था, रेशम हुआ, कांच हुआ, हाँ यहाँ पे ग्लास तो था, और बिल्ली की खाल थी, वनाइट की छड़ थी, ये सब क्या है? रबर हैं। ये सब क्या इंसुलेटर हैं। तो इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं बाई रबिंग, मतलब बाई फ्रिक्शन द्वारा ही चार्ज किया जा सकता है। वो इसलिए किया जा सकता है कि इनसे चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होता। अगर हम किसी इंसुलेटर को चार्ज देते हैं तो वो एक ही स्थान पे लोकलाइज्ड रहता है, पड़ा रहता है, वो मूव नहीं करता। जैसे जिस स्थान पे हमने चार्ज दिया वो वहीं पे बना रहता है, यानी वहाँ से मूव नहीं करता। इसीलिए बाई फ्रिक्शन इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंडक्टर को बाई फ्रिक्शन चार्ज नहीं किया जा सकता है, कंडक्टर को भी बाई फ्रिक्शन चार्ज किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हम कंडक्टर को फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं तो उसके संपर्क में अगर कोई बॉडी कंडक्टर रहती है तो सारे चार्ज जो है अर्थ में चले जाते हैं। जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया, सिल्क या रबड़ से रगड़ा, तो हमारा हाथ क्या है? कंडक्टर है। तो जो भी चार्ज कंडक्टर पे आएगा, जैसे हमने कॉपर का वायर लिया है, तो कॉपर के जो चार्ज हैं हमारे हाथ से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंडक्टर्स को बाई फ्रिक्शन चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज अर्थ में चले जाते हैं। हाँ, एक शर्त पे उस पर चार्ज रहेंगे, अगर हम उसी कंडक्टर्स को किसी कुचालक यानी इंसुलेटर्स हाथ में लगा करके, रबर ग्लैब्स लगा करके अगर कंडक्टर पकड़ के रब करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उस पर चार्ज टिका रह सकता है। मतलब अर्थ से उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। वरना वो सारे चार्ज हमारे बॉडी से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। ठीक। और जबकि यही इंसुलेटर में क्या होता है कि चार्ज मूव नहीं करता है, जहाँ पे चार्ज रहता है वहीं पड़ा रहता है, इसलिए वो हमारे बॉडी से होता हुआ अर्थ में नहीं जा पाता है। इसीलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन द्वारा इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है और कंडक्टर को नहीं। ठीक है ना। तो ये था हमारा जो मटेरियल सब्सटेंसेस थे, उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो क्या है, तीन है, लेकिन अब फिलहाल हम लोग दो ही पढ़ेंगे। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा आइडिया पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और ये तो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, इंटर में जाके। और डिटेल इसका भी इंटर में जाके पढ़ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज मूव नहीं करता। चार्ज की हम स्टडी करते हैं एट रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है ना। चार्ज इज एट रेस्ट।
तो चार्ज को स्थिर अवस्था में रखते हुए अगर हम उसका स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और अगर वही चार्ज मूव करने लगे एट कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे तो उसकी स्टडी जिस में करते हैं उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें चार्ज मूव करने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो साइंस के जिस ब्रांच में हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और चार्ज अगर रेस्ट पे है और जिस ब्रांच में साइंस के हम स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं। तो ये थी बात इंसुलेटर और कंडक्टर्स के। अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीशन के बारे में, उसके फार्मूले, यूनिट के बारे में और 1 एम्पियर की करंट के डिफिनीशन के बारे में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। करंट मतलब एक धारा, जैसे कि वाटर फ्लो करता है तो उसको हम लोग वाटर करंट कहते हैं। एयर फ्लो करती है या मूव करती है तो उसको हम लोग एयर करंट कहते हैं। उसी तरह से किसी कंडक्टर के भीतर अंदर अगर चार्ज मूव करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मतलब है कि चार्ज का बहना, flowing of charge in one direction in a conductors is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो करंट जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? करंट रिलेटेड होती है टाइम से। तो करंट की जो डिफिनीशन हम लोग देते हैं वो टाइम से रिलेटेड, कि हम कहते हैं कि पर यूनिट टाइम में यानी पर सेकेंड में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हुआ। मतलब कोई कंडक्टर है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट मतलब होता है कि टाइम के साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे। रेट का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है वो किससे रिलेटेड है? टाइम से। ठीक है ना, पर सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम में कितनी चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड ही करंट बताता है। तो दूसरे वर्ड में वही है, इन अदर वर्ड्स the current flowing in a conductor is the amount of charge. The current flowing in a conductor is the amount of charge flowing per unit time या flowing per second। flowing per unit time या flowing per second, ये डिफिनीशन। यानी कि प्रति सेकेंड किसी चालक से होकर कितना चार्ज गुजर गया। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, हिंदी में बोला जाए तो आवेश प्रवाह की दर को, ये वाली चीज को हिंदी में क्या कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला आया है I = Q/T, ये डिफिनीशन बाय द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से ये फार्मूला आया। ठीक है ना, अब करंट को इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल आई स्मॉल आई। आपके ऊपर है, चाहे आप स्मॉल आई से इसको दिखाएं चाहे कैपिटल, दोनों ट्रू है। ठीक है ना, अब इफ ए चार्ज क्यू फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, अगर कोई कंडक्टर है उससे क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू ए क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब है इस तरह से, क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन है। ये ऐसा नहीं कि करंट चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है, नहीं, इधर से जो चार्ज है, ये चार्ज है इस साइड से फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो चार्ज में अभी हम लोग आगे बताएंगे कि 1 कूलम अगर चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, करीब इतना होते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज की बात करें तो समझ लीजिए कि इतने इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो कर गए पर सेकेंड।
ठीक है ना, पर सेकेंड। ठीक, तो कहने का मतलब चार्ज का फ्लो होना एक ही डायरेक्शन में तो कॉन्स्टिट्यूट करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसकी जो हम लोग उसकी जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो मैग्नीट्यूड बताएंगे वो पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर गया। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि फिर चार्ज क्यू फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों से दिखा सकते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब इस क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन टाइम टी। किसके मोशन के? चार्ज का जो मोशन है इसके क्रॉस सेक्शन के क्या है? नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये क्रॉस सेक्शन है तो चार्ज का मोशन ऐसे है। ठीक है ना, इन टाइम टी देन द करंट आई थ्रू द कंडक्टर इज गिवन एज आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये इसके डिफिनीशन से आया। हम सपोज करिए कि क्यू चार्ज टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर्स के एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में चार्ज को टी समय लगता है, तो 1 सेकेंड में कितना लगेगा? तो क्यू बाई टी। भाई टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो हो जा रहे हैं, पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होंगे? तो क्यू बाई टी। और इसी को डिफिनीशन से क्या कर दिया गया? करंट। इसी को डिफिनीशन से क्या कर दिया गया? करंट। डिफिनीशन में कहा ना, फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसी हिसाब से ये फार्मूला आया है। ठीक है ना, कि टी में क्यू चार्ज फ्लो होता है तो एक सेकेंड में क्यू बाई टी। ठीक है ना, जैसे यूनिटरी मेथड आप जानते हैं ना कि जैसे 5 पेन है, इसका जो रेट है वो 10 रुपीज है, तो 1 पेन का कितना होगा? डिवाइड करने से ही मिलेगा ना 2 रुपया। 5 कलम 10 रुपये मिल जाती है, कलम कितने मिलेगी? 2 रुपये में। उसी तरह से कि टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो हो जा रहा है तो एक सेकेंड में कितने होंगे? इतना। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हमें चार्ज निकालना, टोटल चार्ज, तो करंट और टी में गुणा कर देंगे तो ये टोटल चार्ज मिल जाए कितना फ्लो किया गया, फ्लो किया। ठीक है ना, टोटल चार्ज। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन और फार्मूला। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट और दूसरी चीज 1 एम्पियर की डिफिनीशन करते हैं। यूनिट ऑफ करंट। ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ करंट यानी करंट का आपने देखा था कि ये जो कैपिटल आई या स्मॉल आई से दिखा है क्यू बाई टी। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो Q का यूनिट कूलाम होता और टाइम का सेकेंड होता, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, आंद्रे मैरी एम्पियर्स, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसने करंट के ऊपर बहुत सारी स्टडी किया था। ठीक है ना, तो इसीलिए उसके ऑनर में जो करंट की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है ना, उस तरह से फार्मूले से उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो एसआई यूनिट उसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एन एम्पियर। ठीक है ना, अगर हम उसको पूरा लेटर्स में लिखेंगे तो एम्पियर को स्मॉल लेटर्स से शुरू करेंगे। अगर एक लेटर्स लिखेंगे, पहला अक्षर लिखेंगे तो उसे कैपिटल से लिखेंगे। ये लिखने का रूल है। इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंद्रे मैरी एम्पियर, तो इनके ऑनर में, एंद्रे मैरी एम्पियर के ऑनर में इसका यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है ना, एक लेटर में लिखेंगे तो कैपिटल ए से। तो 1 एम्पियर का मतलब हुआ 1 कूलम पर 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड। तो क्या मतलब है? अगर कोई कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो जो करंट बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है 1 कूलम का चार्ज, जो तो करंट बनेगी वो क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। तो डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर करंट क्या होगा? Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through it
इन 1 सेकेंड, उससे होकर 1 सेकेंड में कूलम चार्ज अगर जब फ्लो हो रहा है तो जो करंट बनेगी उसे हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, अक्सर हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट भी मेजर करते हैं कहीं कहीं, तो वो होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। इसमें रिलेशन होता है कि 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर होता है। देखिए करंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे आप इसका डिटेल में पढ़ेंगे। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये स्केलर, हालांकि इसमें डायरेक्शन बताई जाती है। स्केलर और वेक्टर में केवल डायरेक्शन का फर्क होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें डायरेक्शन दिखाई जाती है, लेकिन डायरेक्शन का कोई मतलब ये जो वेक्टर लॉज होते हैं उसके नियमों का पालन ये नहीं करेगी। आपको डिटेल में समझाया जाएगा हायर क्लास, मतलब इंटर क्लास में। बस इतना जानिए कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज है ये है कि जो करंट का मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यंत्र होता है, उसका नाम अमीटर होता है। क्या होता? अमीटर। तो अमीटर के द्वारा किसी परिपथ में जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसका नाम क्या है? अमीटर। तो अमीटर के द्वारा करंट को मापा जाता है। और किसी भी सर्किट में, परिपथ में अगर हमें करंट को मापना है तो जो हम उपकरण लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट एमीटर लगाएंगे, वो जो हमारा बैटरी होगा, पहली बात तो जो अमीटर लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है ना। किस में लगाएंगे? सीरीज में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता रहे हैं। तो जो हमारा उपकरण होगा वो किस में होगा? सीरीज में होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कि बैटरी है और इसमें कोई उपकरण लगा हुआ है, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये बल्ब है, ठीक है ना। ये हमारी जो लाइट, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो जो एमीटर होगा इसके सीरीज में लगाने का मतलब इसके लाइन में ही यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। ये एमीटर लग गया, या यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो एमीटर जो है सीरीज में हुआ एक लाइन में। और देखिए इस बैटरी का प्लस ये माइनस होता है, तो उसी हिसाब से इसका प्लस माइनस भी इस तरह से ले लेंगे। बैटरी का जिस साइड प्लस, उसी तरह एमीटर का उस साइड प्लस, जिधर उसका नेगेटिव उस साइड इसका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन जो करंट की ली किधर जाती है, ठीक है ना। अब भी हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज होता है, लेकिन मूव करने वाला काम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। और प्रोटॉन जो है वो टाइटली या बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए वो नहीं चलता, चलने वाला काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है ना। तो हमारे जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो मानी जाती है कि जो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है वही डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन मानी जाती है, ठीक है ना। कन्वेंशनली कौन सी डायरेक्शन ली जाती है करंट की? जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, तो जैसे कंडक्टर्स होता है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट हुआ, सॉल्ट का सोल्यूशन हुआ, आयनाइड गैस हुआ, तो वहाँ कैटायन एनायंस मूव करते हैं, रेडायन धनायन दोनों मूव करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो कैटायंस की डायरेक्शन होती है चलने की, वही करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली ली जाती है, परंपरा है लेने की, ठीक है ना। तो देखिए जो इधर प्लस 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 मूव करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज इधर मूव करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक इसके अपोजिट होती है, ठीक है ना। यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन के विपरीत होती है। यानी नेगेटिव चार्ज इधर चलता है, ठीक उसके विपरीत किसकी डायरेक्शन ली जाती है? करंट की। तो करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट ली जाती है।
और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ली जाती है मूवमेंट के, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों का एक करंट इस डायरेक्शन में बनता है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की वो इसके ठीक अपोजिट होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइड गैस की बात करें तो उसमें दोनों चलते हैं, तो वहां पे दो करंट होती है। अभी जस्ट उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, या कर ही लेते हैं। तो देखिए ये अगर हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात करें तो वहां सिर्फ इसके वजह से करंट बनती है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, आयनाइड गैस की बात करें, तो उसमें कैटायंस और आयनाइंस भी मूव करते हैं, ठीक है ना। कैटायंस एंड आयंस होते हैं, तो ये प्लस होता है और ये नेगेटिव, दोनों मूव करते हैं, तो दोनों के वजह से करंट होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये तो इस जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इसके होती है, तो एक डायरेक्शन तो ये होगी और एक करंट इसके कारण से होगी। तो अगर ये इधर मूव करेंगे तो एक करंट इधर होगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जिधर एनायन मूव करते हैं उसके विपरीत कैटायंस मूव करते हैं, तो एनायंस के इधर मूव करने से एक करंट इधर बनेगी और एक कैटायन के उधर ही मूव करने से एक करंट और बनेगी, तो कुल दो करंट बनेगी। तो मान लीजिए कि इसका नंबर अगर N1 है और उस पर चार्ज जो है E है या Q1 है, और इसका नंबर N2 है और उस पर चार्ज Q2 है, तो टोटल करंट क्या होगी, तो दोनों का जुड़ जाएगा। सपोज करिए जैसे कि अक्सर इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन इधर भागते हैं, आयनाइन इधर भागते हैं, तो इसके वजह से करंट इधर, इसके वजह से करंट I1 और इसके वजह से I2, तो जो I होती है वो I1 प्लस I2 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे कैसे, तो N1 Q1 प्लस N2 Q2 और टाइम T, टाइम उतने ही समय में दोनों लेना है, ठीक है ना। तो I1 हो जाएगा N1 Q1 अपान T और I2 हो जाएगा N2 Q2 अपान T, या इसी को हमने जो अभी बताया था ना Ne, ये चार्ज होता है, Q1 की जगह आप E लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप इसको E लिखना चाहते हैं तो प्लस के कारण होगा, तो ये प्लस E हो जाएगा, और अगर इसको लिखना चाहें तो ये माइनस E के वजह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला हमने अभी बताना है ये, तो इसी के आधार पर ये आएगा, ठीक है ना। तो ये क्यों आया अभी वो नीचे लिखा गया है, आप ये समझे कि I1 I2 इन दोनों के कारण होता है। कंडक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक ही करंट केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है तो I बराबर Q/T, लेकिन यहाँ दोनों के कारण होगी, ठीक है ना। अब ये Ne/T कैसे आया, तो आप जानते हैं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए हमने नोट में लिख दिया ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम T। अगर n इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर्स में T समय में जा रहे हैं तो टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इज इतना। याद करिए कि हमने पहले वाले किसी ऑब्जेक्ट पर उपस्थित चार्ज ये होता है, तो यानी कहने का मतलब है कि n इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्टर से मूव कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q। एंड करंट क्या हो जाएगी कंडक्टर में, Q/T, तो Q की जगह हम Ne/T लिख सकते हैं। तो दो फार्मूला हो गया, I बराबर Q/T भी हो गया और N गुणे E/T। तो देखिए वही मैंने लिखा, I1 की जगह N1 प्लस E और I2 की जगह N2 माइनस E। प्लस E का मतलब है कैटायंस, माइनस E का मतलब आयनाइंस होते हैं। तो ये ऐसा आयनाइड गैस में पाया जाता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट में। कंडक्टर्स में सिर्फ एक ही करंट होती है, वो भी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आपका ये फार्मूला आप पहले याद कर चुके हैं और ये भी इस्तेमाल होगा। और यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए n निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q की जगह 1 कूलाम रख दीजिए, और E की वैल्यू जानते हैं, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है ना, जिसको क्वांटा कहा जाता है। और मिल्टन ने उसका मान कितना निकाला था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये भी कूलाम होता है तो कूलाम कूलाम कट जाएगा, अब एक में इससे भाग देंगे तो इतना आएगा। तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होता है, 6.25 × 10⁻18। 10 टू पावर कितना है ये, 18, ठीक है। तो आज हम लोगों ने करंट की डिफिनीशन, उसके यूनिट के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में
कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में डिटेल में चर्चा की। तो इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज से रिलेटेड जैसा कि एक सवाल है आपके ब्लैक बोर्ड पर है कि एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। एक कंडक्टर है जिससे होकर 2 एम्पियर की करंट जा रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 30 सेकेंड्स। तो कहने का मतलब हमारा जो दिया हुआ क्या है, आई जो हमारा है 0.2 एम्पियर है और टाइम हमारा कितना है 30 सेकेंड है। ठीक है ना। तो क्या हमको कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी हमको क्यू चाहिए। पहली बात है कि आप सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे, जो चीज़ हमें नाम ज्ञात है उसे हम लोग बोर्ड पर लिख लेंगे। तो हमें क्यू पता करना है। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इतना। तो इस टाइम इंटरवल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये भी बताना है। तो जब तक क्यू नहीं पता होगा तब तक ये नहीं पता होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमको क्यू पता करने के लिए आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा I गुणे टी। और एक चीज़ और है कि Q बराबर हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि Q बराबर ये लिख देंगे, जहाँ भी जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ पे लिखेंगे। I गुणे टी बराबर NE भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप Q फाइंड कर सकते हैं। T कितना है 30 सेकेंड, और यहाँ से इसको हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कूलम। कितना 6 कूलम आएगा, ठीक है ना। अब हमें 6 कूलम आएगा तो वो वाला फार्मूला अब लगाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Q बाई ई, और E का चार्ज कितना दे रखा इतना। तो Q की वैल्यू कितना आया 6 कूलम, और इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का इतना कूलम। तो 6 में अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आएगा। ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो भी एक ये 20 हो जाएगा, और नीचे 16 हो जाएगा। अब इससे आप कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से। तो इस तरह से और भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। कहीं हमको करंट मालूम करना है, सपोज करिए, तो करंट मालूम करना, जैसे हमारा आई मालूम करना है तो क्या है क्यू दे रखा रहेगा, टाइम दे रखा रहेगा, करंट मालूम कर लेंगे। चार्ज मालूम करना है तो इससे आप चार्ज मालूम कर सकते हैं और इससे भी चार्ज मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हमारा आई दिया रहेगा, क्यू टाइम पता करना होता है तो भी आप पता कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो फार्मूला बेस्ड होंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। फार्मूला आप Q बाई टी हो सकता है, Q बरा I गुणे टी हो सकता है, और इसी के आगे हम अगर ये भी ले लें Tn गुणे, कभी कभी क्या डायरेक्ट Q ना दे करके इस तरह देता है, ठीक है ना, तब भी हम I निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, ठीक है ना, कि किसी कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसमें इतने समय में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो n और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख के टाइम से भाग देंगे तब भी निकल आएगा, या इसी को डायरेक्ट Q दिया रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कभी ठीक। और कभी कभी हमें I और T दिया रहेगा, जैसे इस सवाल में है, तो हम Q निकाल सकते हैं गुणे T से। तो इसी फार्मूले के इधर उधर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।